नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पीकेटी एजुकेट्स में। मैं हूं डॉक्टर पवन तिवारी और आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूं आधुनिक भारत के इतिहास से संदर्भित एक महत्वपूर्ण टॉपिक, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल। लेकिन इससे पहले कि हम अपने इस टॉपिक के प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ें, मेरी आपसे गुजारिश है कि टेलीग्राम पर हमारा अपना पब्लिक चैनल पीकेटी एजुकेट्स के नाम से है। आप हमारे इस पब्लिक चैनल को फॉलो करें, जिससे कि आप हमारे चैनल के प्रत्येक अपडेट के साथ बने रह सकें। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मुगल काल में भारत का स्वर्ग कहा जाता था। विकल्प ए है पंजाब, बी है कश्मीर, सी है बंगाल और डी है सिंध। इसमें आपका सही जवाब है बंगाल। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल एक अत्यंत ही समृद्ध प्रांत था। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण वह आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही संपन्न था, जिसकी वजह से उसे लोग भारत का स्वर्ग कहकर पुकारा करते थे। तो विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 1701 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने किसे बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। विकल्प ए है अलीवर्दी खां, बी है मुर्शीद कुली खां, सी है सिराजुद्दौला और डी है मीर जाफर। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, मुर्शीद कुली खां। 1701 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। उसने ढाका के स्थान पर मकसूदाबाद को अपनी राजधानी बनाई और उसका एक नया नाम मुर्शीदाबाद प्रदान किया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बंगाल के सूबेदार की मुगल सत्ता से स्वतंत्र होने की तीव्र इच्छा जागृत हो गई और बंगाल के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक के रूप में मुर्शीद कुली खां ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो वास्तव में मुर्शीद कुली खां के ही नेतृत्व में पहली बार बंगाल स्वतंत्र राज्य के रूप में भी जाना गया, जिसने औरंगजेब के समय बंगाल के दीवान एवं सूबेदार के रूप में कार्य किया था। मुर्शीद कुली खां ने बंगाल में जागीरें प्रारंभ की और खालसा भूमि पर सरकार का अधिकार कायम किया। उसने भू राजस्व व्यवस्था का भी निर्धारण किया। 1727 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के बाद उसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का नया नवाब बना। उसने बंगाल में अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर दी। 1739 ईस्वी में सुजाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र सरफराज खां बंगाल का नवाब बना। तो ये एक संक्षिप्त रूप से मुर्शीद कुली खां और उसके वंशजों के बारे में मैंने बात कर लिया। तो फिलहाल इसका विकल्प आपका सही क्या है? विकल्प बी सही है, मुर्शीद कुली खां। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मकसूदाबाद को मुर्शीदाबाद नाम किसने प्रदान किया? विकल्प ए है मुर्शीद कुली खां, बी है अलीवर्दी खां, सी है मीर कासिम और डी है सिराजुद्दौला। अभी अभी ऊपर के प्रश्न पर चर्चा करते समय मैंने आपको बताया था कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को जब बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया तो उसने ढाका को अपनी राजधानी बनाया था और मकसूदाबाद का नाम उसने मुर्शीदाबाद रख दिया था। तो मकसूदाबाद को मुर्शीदाबाद नाम किसने प्रदान किया? मुर्शीद कुली खां ने प्रदान किया। विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बंगाल को स्वतंत्र राज्य के रूप में किसने स्थापित किया? विकल्प ए है सिराजुद्दौला, बी है शौकत जंग, सी है मीर जाफर और डी है मुर्शीद कुली खां। ऊपर के प्रश्न पर चर्चा करते समय मैंने आपको यह भी बताया था कि बंगाल को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने का श्रेय भी मुर्शीद कुली खां को ही जाता है। तो विकल्प यहां पर आपका सही क्या है? विकल्प डी आपका यहां पर सही है, मुर्शीद कुली खां। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की थी? विकल्प ए है सरफराज खां, बी है सुजाउद्दीन, सी है अलीवर्दी खां और डी है मुर्शीद कुली खां। इसमें आपका सही जवाब है अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ने ही अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की थी।
उसकी वजह थी। नवाब अली वर्दी खां मुगल सम्राट के अधीन बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा तीनों प्रांतों का सूबेदार था। अली वर्दी खां ने यूरोपियनों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से करते हुए कहा था कि यदि उन्हें छोड़ दिया जाए तो वे हमें शहद देंगे और यदि उन्हें छेड़ दिया जाए तो वे हमें काट लेंगे। अली वर्दी खां ने बाद में अपनी मृत्यु के पूर्व सिराजुद्दौला को यह सलाह दी थी कि वह अंग्रेजों पर कभी भी विश्वास न करे और उन्हें जैसे ही मौका मिले बंगाल से खदेड़ दे। तो अली वर्दी खान ने यूरोपियन शक्ति का एहसास पहले ही कर लिया था और संभवतः उसने इसी आभास को इन शब्दों में अभिव्यक्त किया था कि इस समय तो धरती पर लगी आग बुझाना भी कठिन है, यदि समुद्र से भी आग की लपटें निकलने लगी तो उन्हें कौन शांत करेगा। यह कथन भी अली वर्दी खां का है, जो सिराजुद्दौला को सलाह देते समय इस बात को व्यक्त करता है। तो कुल मिलाजुला करके मधुमक्खी के छत्ते से किसने तुलना किया था? अली वर्दी खां ने किया था अंग्रेजों की। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला के सैनिकों ने कलकत्ता के किले को कब घेरा था? विकल्प ए है 4 जून 1756 ईस्वी, बी है 17 जून 1756 ईस्वी, सी है 22 जून 1750 ईस्वी और डी है 28 जून 1760 ईस्वी। इसका सही जवाब है आपका विकल्प बी, 17 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला के सैनिकों ने कलकत्ता के किले को घेर लिया था और इसकी बहुत बड़ी वजह थी जिसके बारे में मैं चर्चा करने चल रहा हूं। अली वर्दी खां ने अपने जीवन काल में ही सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, परंतु उसकी मृत्यु के बाद शौकत जंग और सिराजुद्दौला के बीच गद्दी के लिए संघर्ष शुरू हो गया। सिराजुद्दौला के गद्दी पर बैठते ही अंग्रेजों के साथ उसके संघर्ष प्रारंभ हो गए। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के दरबारी विरोधियों को अपना समर्थन दे रखा था, जिससे सिराजुद्दौला चिढ़ा हुआ था। उस समय जो सिराजुद्दौला के विरोधियों की एक लिस्ट थी, उसमें सिराजुद्दौला की मौसी, जिसका नाम घसीटी बेगम था, वो भी थी। पूर्णिया का नवाब शौकत जंग था, नवाब का सेनापति मिर्जाफर था, नवाब का दीवान राय दुर्लभ था, बंगाल के नदिया का प्रसिद्ध जगत सेठ महावत चंद था और उसका दीवान अमीन चंद्र था, जो एक सिख व्यापारी था और जिसे अंग्रेजों ने लालच दिया था कि यदि वह अंग्रेजों का साथ देगा तो उसे 30 लाख रुपए नगद और नवाब के खजाने का 5% भाग दिया जाएगा। सिराजुद्दौला उस समय काफी क्रुद्ध हो गया, जबकि उसकी अनुमति के बगैर अंग्रेजों ने कलकत्ता स्थित अपनी कोठी की किलेबंदी प्रारंभ कर दी। उसने तुरंत इसके विरुद्ध अभियान हेतु कलकत्ता की ओर कूच किया। 4 जून 1756 ईस्वी को कासिम बाजार की अंग्रेज फैक्ट्री को उसके द्वारा जीत लिया गया, जबकि 17 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला के सैनिक अधिकारियों ने कलकत्ता के किले को घेर लिया था। तब कलकत्ता का गवर्नर अंग्रेज रोजर ड्रैक कुछ व्यापारियों, महिलाओं और बच्चों को लेकर के हुगली नदी के नीचे के भाग में स्थित एक ज्वारग्रस्त द्वीप फुल्टा द्वीप में जाकर के शरण ले लिया था। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का एक नया नाम अली नगर रखकर उसे अपने एक प्रतिनिधि, जिसका नाम माणिक चंद्र था, को उसे सौंप करके वापस मुर्शिदाबाद चला गया था। तो यह महत्वपूर्ण था। सिराजुद्दौला के सैनिकों ने कलकत्ता के किले को क्यों घेरा, कब घेरा, उसके बारे में हमने आपसे चर्चा किया। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं। हाँ, एक और महत्वपूर्ण चीज, 4 जून 1756 को कभी कभी परीक्षा में प्रश्न भी पूछ लेता है कि सिराजुद्दौला के द्वारा कासिम बाजार की अंग्रेज फैक्ट्री को कब जीता गया। तो 4 जून 1756 ईस्वी को, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आप इसमें देख सकते हैं। आइए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कलकत्ता को अली नगर नाम किसने दिया? विकल्प ए है अली वर्दी खां, बी है सिराजुद्दौला, सी है मीर कासिम और डी है मीर जाफर। अभी अभी ऊपर के प्रश्न को हल करवाते समय मैंने आपको बताया था
कि सिराजुद्दौला ने ही कलकत्ता का एक नया नाम अलीनगर रखकर उसे अपने प्रतिनिधि माणिक चंद के हाथों में सौंपकर मुर्शिदाबाद प्रस्थान किया था। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने ही कलकत्ता का नाम अलीनगर रखा था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 8वां प्रश्न है, काल कोठरी दुर्घटना कब घटित हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। विकल्प ए है 20 जून 1750 ईस्वी, बी है 20 जून 1756 ईस्वी, सी है 22 जून 1755 ईस्वी और डी है 18 जून 1757 ईस्वी। इसमें आपका सही जवाब है 20 जून 1756 ईस्वी को काल कोठरी दुर्घटना घटित हुई थी। तो यहां पर लगे हाथ मैं आपको यह भी बता दूं कि यह काल कोठरी दुर्घटना थी क्या। कलकत्ता के अभियान के दौरान सिराजुद्दौला के समय काल कोठरी दुर्घटना घटित हुई थी। कोठरी की लंबाई 18 फीट जबकि चौड़ाई 14 फीट 10 इंच थी। बताया जाता है कि सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को इस कोठरी में 20 जून 1756 ईस्वी को भयानक गर्मी में कैद कर दिया था, जिसके कारण 21 जून को इसमें से लगभग 23 लोगों को छोड़कर शेष सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। बचे हुए लोगों में एक व्यक्ति था जिसका नाम था जेड हॉलवेल। उसी ने इस घटना को इतिहास के पन्नों में जगह दिलाई। तो कुल मिलाजुला करके 20 जून 1756 ईस्वी को काल कोठरी दुर्घटना को अंजाम दिया गया। अंजाम देना कहना अतिशयोक्तिपूर्ण होगा, वास्तव में यह तो घटित हुई थी, अनजाने में घटित हुई थी। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 9वां प्रश्न है, अलीनगर की संधि कब हुई? विकल्प ए है 9 जनवरी 1756 ईस्वी, बी है 9 फरवरी 1757 ईस्वी, सी है 8 फरवरी 1758 ईस्वी और डी है 12 मार्च 1760 ईस्वी। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अलीनगर की संधि हुई थी। और इसकी एक बहुत अहम वजह थी, कलकत्ता पर पुनः अधिकार हेतु एक थल सेना कर्नल क्लाइव तथा मेजर किलपैट्रिक के नेतृत्व में तथा एक जल सेना एडमिरल वाटसन के नेतृत्व में कलकत्ता पहुंची। इन लोगों ने मिलकर फुल्टा के शरणार्थियों को मुक्ति प्रदान कर और माणिक चंद को घुस देकर के कलकत्ता पर एक बार फिर से अधिकार कर लिया था और सिराजुद्दौला को एक नई संधि करने के लिए उसने बाध्य कर दिया, जिसे कि अलीनगर की संधि कह करके पुकारा जाता है। इस संधि की कुछ महत्वपूर्ण शर्तें थी। पहली शर्त, दस्तक का प्रयोग जारी रखने की बात की गई। दूसरी शर्त, कंपनी को अपनी इच्छानुसार कलकत्ता के अपने आबादी के किलेबंदी करने को और अपने अनुसार सिक्कों को ढालने की अनुमति प्रदान की गई। ये दो महत्वपूर्ण शर्तें थी। इसके बावजूद भी अंग्रेजों को इससे संतोष नहीं हुआ और उन्होंने एक नए युद्ध की पृष्ठभूमि बनाई, जो बाद में चलकर के प्लासी का युद्ध कहलाया। और प्लासी के युद्ध में किस तरह से सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने पराजित किया, उसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आगे भी हम आपको बताएंगे जब उससे संदर्भित प्रश्न आएंगे, और आ भी रहे हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? अलीनगर की संधि कब हुई? 9 फरवरी 1757 ईस्वी को। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? विकल्प ए है 22 जून 1757 ईस्वी, बी है 23 जून 1757 ईस्वी, सी है 18 जून 1758 ईस्वी और डी है 20 जून 1760 ईस्वी। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ। आप जानते हैं प्लासी बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे नादिया जिले में स्थित है। प्लासी के मैदान में बृहस्पतिवार 23 जून सन 1757 ईस्वी को दोनों सेनाओं के बीच में जबरदस्त आमना सामना हुआ। इस युद्ध में सिराजुद्दौला के स्थानीय विरोधियों ने अंग्रेजों का साथ दिया। केवल मीर मदान व मोहनलाल ने नवाब की ओर से अंग्रेजों के समक्ष कुछ चुनौतियां उत्पन्न की, परंतु वे अंततः असफल रहे। मीर मदान की
युद्ध में ही मृत्यु हो गई और इससे सिराजुद्दौला असहाय हो गया और उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इस युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विलियम पिट्स था, जबकि मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। युद्ध में नवाब के हाथी की टांग में गोली लगने से वह घबरा गया और उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। बाद में मीर जाफर के एक पुत्र मीरन बहादुर ने उसकी हत्या कर दी थी। तो प्लासी का युद्ध वास्तव में भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो आगे के प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 11वां प्रश्न है, प्लासी का युद्ध एक सौदा था जिसमें बंगाल के कुछ धनी स्वार्थी लोगों ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। यह कथन किस इतिहासकार का है? विकल्प ए है ताराचंद, बी है नवीन चंद्र सेन, सी है के.एम. पडिक्कर और डी है यदुनाथ सरकार। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प सी, के.एम. पडिक्कर। जी हां, के.एम. पडिक्कर ने ही यह स्टेटमेंट दिया है, प्लासी का युद्ध एक सौदा था जिसमें बंगाल के कुछ धनी स्वार्थी लोगों ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया था। यहां यदुनाथ सरकार ने भी प्लासी के संदर्भ में अपना मत दिया है। यदुनाथ सरकार ने अपना मत देते हुए कहा है कि प्लासी की हार से मंदगामी व अविदित यशस्वी ऊषा काल प्रारंभ हो गया, जैसा विश्व में अन्य स्थानों पर नहीं देखा गया। वास्तव में यह पुनर्जागरण था। ताराचंद ने भी प्लासी के युद्ध के संदर्भ में अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा है, प्लासी युद्ध से परिणामों की लंबी श्रृंखला शुरू हुई जिसने भारत का रूप ही पूर्णतया बदल दिया। नवीन चंद्र सेन जी ने भी प्लासी के संदर्भ में अपना मत व्यक्त किया है। उनके अनुसार प्लासी युद्ध के पश्चात भारत की दास्ता का वह युग प्रारंभ हो गया जिसमें भारत का बेइंतहा शोषण हुआ। काली दुख की शाश्वत रात्रि अब प्रारंभ हो गई थी। तो कुल मिलाजुला करके प्लासी के युद्ध के संदर्भ में विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं और निस्संदेह इन मतों के प्रकाश में अगर देखा जाए तो प्लासी का युद्ध एक निर्णायक युद्ध रहा जिसने भारत को अंधकार में डुबो दिया या अंधकार में ले आकर खड़ा कर दिया। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्लासी युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? विकल्प है मीर कासिम, बी है मीर जाफर, सी है शाह आलम द्वितीय और डी है शुजाउद्दौला। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, मीर जाफर। प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफर 1757 ईस्वी में बंगाल का नया नवाब बना और वास्तव में अंग्रेजों के द्वारा बंगाल में बनाया गया प्रथम नवाब था मीर जाफर। और बंगाल में मीर जाफर का पहला नवाब बनना बंगाल की प्रथम क्रांति कहलाता है। इस प्रकार अंग्रेज कंपनी बंगाल में राजा बनाने वाले, जिसे आप कहते किंग मेकर की भूमिका में आ गई और उसने जब जब चाहा नवाब बनाया और जब चाहा उसे हटा दिया। मीर जाफर चूंकि रॉबर्ट क्लाइव की सहायता से शासक बना था, अतः उसने क्लाइव को व्यक्तिगत तौर पर 2,34,000 पाउंड की धनराशि इनाम के रूप में प्रदान की थी। साथ ही 50 लाख रुपए उसने अंग्रेज सैनिकों व अधिकारियों को प्रदान किया था। अंग्रेजों ने मीर जाफर का बेहिसाब आर्थिक दोहन किया, इसीलिए उसको कर्नल क्लाइव का गधा या कर्नल क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाता है। लेकिन धीरे धीरे मीर जाफर को भी इस बात का एहसास होने लगा कि अंग्रेज उसका शोषण कर रहे हैं और अंग्रेजों के इस शोषणकारी चरित्र से तंग आकर के उसने विद्रोह करने का निर्णय ले लिया। तो फिलहाल प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? मीर जाफर बना। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नवाब को कर्नल क्लाइव का गधा कहा जाता है? तो विकल्प ए है सिराजुद्दौला, बी है शुजाउद्दौला, सी है मीर जाफर और डी है मीर कासिम। इसमें आपका सही जवाब है मीर जाफर। मैंने अभी अभी ऊपर के प्रश्न को हल करवाते समय आपको बताया था कि मीर जाफर चूंकि कर्नल क्लाइव की सहायता से शासक बना था और उसने क्लाइव को व्यक्तिगत तौर पर 2,34,000 पाउंड की धनराशि इनाम के रूप में प्रदान की थी। साथ ही 50 लाख रुपए उसने अंग्रेज सैनिकों अधिकारियों को भी प्रदान किया था।
अंग्रेजों ने मीर जाफर का बहुत जबरदस्त शोषण किया था और इसी वजह से उसे कर्नल क्लाइव का गधा या कर्नल क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछता है, गधा के जगह पर गीदड़ पूछ लेता है, तो आप गलती मत करिएगा, दोनों ही मीर जाफर को कहा जाता है। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल की दूसरी क्रांति कब संपन्न हुई? विकल्प ए है 1760 ईस्वी, बी है 1762 ईस्वी, सी है 1765 ईस्वी और डी है 1770 ईस्वी। बंगाल की दूसरी क्रांति की बात जहां तक की जाती है तो बंगाल की दूसरी क्रांति, विकल्प आपने देख लिया है चारों, वास्तव में बंगाल की दूसरी क्रांति 1760 ईस्वी में संपन्न हुई थी और 1760 ईस्वी में मीर जाफर को हटाने के बाद मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बनाया गया और इसी को बंगाल की दूसरी क्रांति कहा जाता है। मीर कासिम अली वर्दी खां के बाद बने बंगाल के नवाबों में सबसे योग्य नवाब था। अंग्रेजों के प्रभाव से वह स्वयं को मुक्त करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली। समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मुतखैरीन में मीर कासिम के प्रशासन की भूरी भूरी प्रशंसा की है। मीर कासिम ने बंगाल के सैन्य व्यवस्था का भी पुनर्गठन किया। उसने सेना का संगठन यूरोपीय तर्ज पर करने के लिए एक आर्मेनियन गुर्गिन खां का सहयोग लिया। मुंगेर में उसने गन बनाने की फैक्ट्री भी स्थापित की थी। तो मीर कासिम ने वास्तव में उच्च कोटि के कार्य किए। अपनी सैन्य व्यवस्था से लेकर के सारी चीजों को व्यवस्थित करने के लिए मीर कासिम के समय में दस्तक का दुरुपयोग अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए उसने अंग्रेज अधिकारियों से इसकी आलोचना की, परंतु उसकी तरफ से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की गई। अंततः 22 मार्च 1763 ईस्वी में मीर कासिम ने सभी प्रकार के व्यापारियों के लिए शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी, जिससे अंग्रेज खफा हो गए और मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को एक बार पुनः उन्होंने बंगाल का नवाब बना दिया। इसके बाद मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला की शरण में पहुंचा और उसने वहां मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक त्रिगुट का निर्माण किया और बनारस के पूर्व बिहार में स्थित बक्सर के मैदान में अंग्रेजों को युद्ध के लिए ललकारा और यही युद्ध बक्सर का युद्ध के नाम से इतिहास के पन्नों में अमर हो गया है। तो फिलहाल बंगाल की दूसरी क्रांति कब हुई? 1760 ईस्वी में हुई। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सियार उल मुतखैरीन पुस्तक के लेखक हैं? विकल्प ए है गुर्गिन खां, बी है गुलाम हुसैन, सी है गुलाम नबी और डी है गुलाम मोहम्मद। अभी अभी ऊपर के प्रश्न पर चर्चा करते समय मैंने आपको बताया था कि गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मुतखैरीन में मीर कासिम के प्रशासन की भूरी भूरी प्रशंसा की है। तो यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही है, गुलाम हुसैन। गुलाम हुसैन इस पुस्तक के लेखक हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 16वां प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इतिहास के दृष्टिकोण से। विकल्प ए है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी, बी है 12 नवंबर 1766 ईस्वी, सी है 23 नवंबर 1768 ईस्वी और डी है 30 अक्टूबर 1764 ईस्वी। और इसमें आपका सही जवाब है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। विकल्प ए आपका यहां पर सही है। वास्तव में मैंने अभी अभी आपको इसकी भूमिका के बारे में बताया था कि मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला की शरण में पहुंचा था और उसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक त्रिगुट का निर्माण किया और बनारस के पूर्व बिहार में स्थित बक्सर के मैदान में अंग्रेजों को युद्ध के लिए उसने ललकारा। तो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना ने इस युद्ध में त्रिगुट को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर वेंसीटार्ड था, जबकि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल का नवाब मिर्जाफर और अंग्रेजी सेना का सेनापति हेक्टर मुनरो था। तो कुल मिलाजुला करके इस युद्ध में अंग्रेजों ने
इस त्रिगुट को जबरदस्त तरीके से पराजित किया और इस तरह से पूर्ण रूप से अंग्रेजों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। और इसी बक्सर के युद्ध के परिणाम स्वरूप इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को ही रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाकर भारत भेजा गया था। उसने पराजित मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद में एक संधि की, जिसे इलाहाबाद की प्रथम संधि का कर पुकारा जाता है। इस संधि की कुछ शर्तें थी जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, क्योंकि अब वही हमारा प्रश्न ही आ रहा है। तो हमारा अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई? विकल्प ए है 18 अगस्त 1767 ईस्वी, बी है 12 अगस्त 1765 ईस्वी, सी है 10 सितंबर 1766 ईस्वी और डी है 12 सितंबर 1770 ईस्वी। क्योंकि मैंने पहले ही इसका जवाब आपको दे दिया है, 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी। तो विकल्प आपका यहां पर बी सही है, 12 अगस्त 1765 ईस्वी। और इस संधि की कुछ आधारभूत बातें थी, शर्तें थी, जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्रदान कर दिया था। इसके बदले में कंपनी के द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए, जबकि बंगाल के नवाब को निजामत कार्य के लिए 53 लाख रुपए देने थे। और तीसरी इसकी शर्ती, दीवानी अधिकार के अंतर्गत भू राजस्व वसूल करने के अलावा दीवानी संबंधी सभी मामले भी आते थे। शेष सारे कार्यों को निजामत कार्य के अंतर्गत शामिल किया गया था। चौथी इसकी जो शर्त थी, इलाहाबाद व कड़ा जिले को अवध के नवाब शुजाउद्दौला से लेकर के शाह आलम द्वितीय को दिया जाना था। पांचवी इसकी शर्त थी, शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों ने अपने संरक्षण में ले लिया और इसे इलाहाबाद में रखा गया। बाद में यानी 1772 ईस्वी में मराठा पेशवा माधवराव प्रथम ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को एक बार फिर से दिल्ली की गद्दी पर बैठाया और अपना पेंशनर बना लिया था। तो कुल मिलाजुला करके ये महत्वपूर्ण तथ्य थे इलाहाबाद की पहली संधि की। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकल्प ए है 16 अगस्त 1765 ईस्वी, बी है 20 अगस्त 1766 ईस्वी, सी है 10 सितंबर 1765 ईस्वी और डी है 16 सितंबर 1766 ईस्वी। तो इसमें आपका सही जवाब है 16 अगस्त 1765 ईस्वी। विकल्प ए आपका यहां पर सही है। 16 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी और रॉबर्ट क्लाइव ने पराजित अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद में एक अन्य संधि की थी, जिसे इलाहाबाद की दूसरी संधि के नाम से भी जाना जाता है। और इस संधि की जो प्रमुख बातें थी उसके बारे में बात करना चाहूंगा। अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अंग्रेजों को 50 लाख रुपए देना स्वीकार किया। इलाहाबाद व कड़ा के जिले नवाब शुजाउद्दौला से लेकर के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिए गए थे। इस संधि की ये दो महत्वपूर्ण बातें थी। और इसके अलावा इसी संधि के साथ बंगाल, बिहार व उड़ीसा के क्षेत्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई, जिसमें कंपनी दीवान थी तो नवाब नाजिम था। तो द्वैध शासन की शुरुआत भी वास्तव में बंगाल से ही हुई। लेकिन अगर एक साथ की बात की जाए तो बंगाल, बिहार व उड़ीसा इन तीनों क्षेत्रों में एक साथ द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। तो विकल्प यहां पर इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई? 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 19वां प्रश्न है, भारत में द्वैध शासन की शुरुआत सर्वप्रथम कहां से हुई? वास्तव में द्वैध शासन की शुरुआत सर्वप्रथम बंगाल से हुई थी, लेकिन बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन तीनों से ही द्वैध शासन की शुरुआत मानी जाती है। इसलिए यहां पर आपका ऑप्शन विकल्प डी सही होगा। उपर्युक्त सभी इन तीनों में एक साथ द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी, इस नाते से विकल्प डी आपका सही है। अगर इन तीनों में से केवल बंगाल रहा होता तो बंगाल सही होता, या अगर उपर्युक्त सभी का ऑप्शन नहीं रहा होता तो भी बंगाल आपका सही होता। तो विकल्प डी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, द्वैध शासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? विकल्प ए है रॉबर्ट क्लाइव, बी है लियो कार्टियस, सी है वारेन हेस्टिंग्स और डी है हेक्टर मुनरो। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, लियो कार्टियस ने सबसे पहले द्वैध शासन का प्रयोग किया था। तो
विकल्प बी आपका यहां पर सही है। और यह द्वैत शासन 1765 ईस्वी से लेकर के 1772 ईस्वी तक चलता रहा। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने इसे समाप्त कर दिया था। तो 1772 ईस्वी में द्वैत शासन समाप्त हो गया और 1765 ईस्वी से द्वैत शासन की शुरुआत हुई। द्वैत शासन इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? लियो कार्टियस ने किया। इसलिए विकल्प बी आपका यहां पर सही है। और इसी के साथ आज का आपका यह प्रैक्टिस सेट भी समाप्त होता है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे प्रश्न बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। और इसी अपेक्षा और आकांक्षा के साथ अब मैं आपसे लूंगा विदा। दैट्स ऑल। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।